हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। देखो, इससे पहले तुम लोग कोशिका पढ़े थे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। कोशिका के बारे में विभिन्न संरचना को जाने थे, उसके विभिन्न कोशिकांगों के बारे में जाने थे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा दूसरा, वो है टिश्यूज। ठीक है, तुम्हें जानना होगा कि टिश्यूज किसे कहते हैं। देखो, जब तुम लोग कोशिका पढ़े थे तो जाने थे कि जीवधारियों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये जो टिश्यूज है बेटा, देखो, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके शरीर में एक ही कोशिका होती है। जैसे अमीबा होता है, उसके शरीर में एक ही कोशिका है। तो पता चलता है कि उसके जीवन की सभी जैविक क्रियाएं, जो ये अमीबा जो है जिसका शरीर एक कोशिकी है, ये जलीय वातावरण में पाया जाता है। तो इसके जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, जीवन की सभी जैविक क्रियाएं इसी एक कोशिका में होती हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं, उनके जो जीवन की क्रियाएं होती हैं, वे अलग अलग क्रियाएं अलग अलग कोशिकाओं के समूह द्वारा होती हैं। तो कोशिकाओं के समूह को देखो ऊतक कहते हैं। ऐसी कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो, वो ऊतक कहलाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के रूप में हमारी जितनी पेशियां हैं, जो हाथ पैरों में ये मसल्स हैं, ये स्पेशल ऊतक होते हैं। इनमें संकुचन और शिथिलन की क्षमता होती है, फैलने और सिकुड़ने की, जिससे कि हम अपने हाथ पैर को फैला पाते हैं और सिकुड़ पाते हैं। इसी तरह हमारा हृदय जो है अलग ऊतक का बना होता है। तो कोशिकाओं के ऐसे समूह जो स्पेशलाइज होते हैं एक विशेष कार्य को करने के लिए। तो ऊतक की जो परिभाषा होगी बेटा, होगी जीव कोशिकाओं के उस समूह को जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान हो, वो ऊतक कहलाता है। ठीक है, अब तुम लोग को पढ़ना है बेटा प्लांट टिश्यू, पादप ऊतक। ठीक है ना। देखो, जो पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, उनमें प्रचलन नहीं होता। वो स्थिर रहकर ही अपने जड़ों द्वारा भूमि से आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उनसे भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो प्लांट टिश्यू में निम्न दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक ऊतक और एक होता है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। देखो, जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ से वृद्धि होती है। इससे निम्न दो प्रकार के मेन ऊतक सभी प्लांटों में तुमको मिलेंगे। छोटे हर्ब, शर्ब, ट्री, जो छोटे प्लांट होते हैं उनको हर्ब कहते हैं, जो झाड़ी टाइप होते हैं शर्ब होते हैं, ट्री पेड़ को कहते हैं। तो जितने भी प्लांट होते हैं उनके पूरे संरचना में, पूरे बॉडी में तुमको दो ही तरह के ऊतक मिलेंगे। एक मिलेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा मिलेगा परमानेंट टिश्यू। अब तुमको जानना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसे कहते हैं। ठीक है, विभिजोत्तक ऊतक किसे कहते हैं। ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इनका एक काम है कि वो विभाजित होते रहते हैं, विभाजन की प्रक्रिया में रहते हैं। और इस विभाजन की प्रक्रिया द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक पौधों के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले
वो उत्तक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। जैसे मान लो कोई प्लांट की रूट है, ठीक है बेटा, तो इसके एकदम एपेक्स पे विभाजन की क्षमता मिलेगी, तो वो होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो पता चलेगा जब ये एपेक्स विभाजित होगा तो नीचे एपेक्स बनेगा, ये ऊपर चला गया। तो ये जो ऊपर चला गया, धीरे धीरे इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। तो जो ऊपर वाले हैं, जो एपेक्स वाला, वो तो विभाजित हो रहा था, वो नीचे आ गया। लेकिन जो ऊपर वाला टिश्यू, जो कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, बाद में विभाजन की क्षमता इनमें समाप्त हो जाती है। ये विभाजन में भाग नहीं लेते, ये पौधे के दूसरे कार्यों में भाग लेते हैं। जैसे भोजन संचय में भाग लेंगे, विभिन्न चीज़ों के श्रवण में भाग लेते हैं। तो ये जब विभाजन में भाग नहीं लेते तो इन्हें कहते हैं स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू। तो पौधे के जितने भी पार्ट तुम देख रहे हो, रूट है, स्टेम है, मेन जो रूट और स्टेम, लीफ है, उनमें दो ही तरह के उत्तक तुम्हें दिखेंगे। एक दिखेगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द्विबीजोत्तक उत्तक, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है और वो पौधे के जड़ और तने तथा पत्तियों के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। और दूसरा होता है स्थायी उत्तक, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, वो होते हैं परमानेंट टिश्यू। अब बेटा ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, द्विबीजोत्तक उत्तक है, ठीक है, ये जो द्विबीजोत्तक उत्तक है, इसकी ये विशेषता होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की विशेषता होती है कि ये द्विबीजोत्तक उत्तक पौधे के निश्चित भागों में पाए जाते हैं। तो डायग्राम बनाए गए हैं, ये डायग्राम दिख रहा है, पौधे के तने में द्विबीजोत्तक उत्तक ये दिख रहा है बेटा। ये देखो, ये एपेक्स पोर्शन है, ये तने में सबसे एपेक्स पोर्शन है, ये विभाजन की क्षमता रखता है, ठीक है। एकदम एपिकल एपेक्स पे जो द्विबीजोत्तक उत्तक पाए जाते हैं, जो वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, उनको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और जो इनके बीच बीच में पाए जाते हैं, जैसे गन्ने में तुम देखी होगी, देखे हो ना, इंटरनोड नोड, फिर इंटरनोड नोड, ठीक है, पर्व संधि, फिर ये पर्व संधि। तो ये जो एपेक्स पे मिला वो तो एपिकल मेरिस्टेम है, ये तो लंबाई में वृद्धि करेगा। लेकिन इनके गांठों पे जो पाए जाते हैं, उनके गांठ के नीचे तने में विभिन्न गांठें होती हैं, और इन पर्व संधियों के नीचे जो पाया जाता है उत्तक, उनको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे मान लो गन्ने में, देखो गन्ने में ऐसे तुम्हें दिखता है ना, शुगर केन में बीच बीच में गांठ दिखेगी, ठीक है। तो जो एपेक्स पे पाया गया वो तो हो गया एपिकल मेरिस्टेम, ये लंबाई में वृद्धि करेगा। लेकिन वो भी उत्तक लंबाई में वृद्धि करेगा जो गांठ के नीचे है, हर जगह नहीं, गांठों के नीचे, पर्वसंधियों के जो नीचे पाए जाते हैं, पर्व के बीच में पर्वसंधियों के जो नीचे होते हैं, उनमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। और इनके विभाजन से ये जो पर्व होते हैं, नोड होते हैं, बढ़ते जाते हैं, जिससे ये तना लंबाई में बढ़ता है, ठीक है। जब ये पूरा लंबाई में बढ़ जाता है तो उसके बाद वो तने जो होते हैं वो मोटाई में बढ़ते हैं। तो मोटाई में बढ़ने के लिए बेटा, जैसे मान लो किसी तने, ये तना है और इसका हम टीएस करेंगे तो गोल मिलेगा, ठीक है। इसका अनुप्रस्थ काट कर देंगे तो ये गोल मिलेगा, ठीक है ना। तो वो जो तने की गोलाई होती है, उसके देखो पार्श्व में एक उत्तक होता है, देखो ये बनाया गया पार्श्व में, किनारे। जब इसको काटोगे गोलाई में तो ऐसे गोल आएगा, ठीक है। ये स्पेशल उत्तक होता है, इसको कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। इसका काम है कि ये बार बार विभाजित होकर तने की मोटाई में वृद्धि करेगा। किस में वृद्धि करेगा? तना को काटोगी तो गोल मिलेगा, ऐसे इसको
अनुप्रस्थ काट काट दोगे, जैसे खीरा को गोल गोल काटती हो, तो वो मोटाई में वृद्धि करेगा। तो उसके लिए पार्श्व विभेदक जो पार्श्व या किनारे पाए जाते हैं या लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं बेटा, इस प्लांट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं पौधे के लंबाई में वृद्धि के लिए और मोटाई में वृद्धि के लिए। तो ये जो लंबाई और मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये पौधे के जड़, तने और पत्ती के कुछ निश्चित जगहों पे पाए गए। जो एपेक्स पे पाया गया उसको एपिकल मेरिस्टेम, जो पार्श्वसंधियों के नीचे पाया गया उससे इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो पार्श्व में पाया गया जो मोटाई की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है उसे कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। ये तीनों मेरिस्टेम मिलकर पौधे के विभिन्न भागों को लंबाई और मोटाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये दोनों में वृद्धि करेंगे, लंबाई और मोटाई में वृद्धि करते हैं। इसके ये तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया बेटा। देखो बच्चों, जो दूसरा टिश्यू है वो है परमानेंट टिश्यू। ठीक है ना। ये जो परमानेंट टिश्यू होता है वे विभेदक ऊतकों के विभाजन से बनते हैं, लेकिन अब इनमें विभाजन की क्षमता न होने के कारण ये विभिन्न पौधे के विभिन्न कार्यों में भाग लेते हैं। इससे भोजन संचय में भाग लेंगे, जल के संचय में भाग लेंगे, विभिन्न पदार्थों के संचय में भाग लेते हैं। ये जो परमानेंट ऊतक होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और जो दूसरा होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है बेटा। देखो, ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इनकी विशेषता होती है कि ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बनते हैं। इनमें एक ही प्रकार की कोशिका होती है। ये जो एक प्रकार की कोशिका वाला सरल स्थायी ऊतक होता है वो निम्न 3 प्रकार का होता है। एक होता है पेरेन्काइमा, एक होता है कोलेन्काइमा और तीसरा होता है स्क्लेरेन्काइमा। पहला पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। ये होता है मृदुतक, स्थूलकोण ऊतक और दृढ़ ऊतक। 3 तरह के ऊतक होते हैं। इनके सरल स्थायी ऊतक के प्रकार हैं। देखो, ये डायग्राम स्पष्ट बनाया गया है इन तीनों ऊतकों का। पहला तुम्हें जानना है मृदुतक ऊतक, पेरेन्काइमा टिश्यू ना। ये जो देखो सरल स्थायी ऊतक का जो मृदुतक है, इसकी विशेषता होती है बेटा कि ये पौधे के उन भागों में पाया जाता है जो भाग पौधे के बहुत नाजुक होते हैं। देखो, ये इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो समव्यासी होती हैं। पहले तो ये जो पेरेन्काइमा होते हैं वो देखो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं और इनकी जो कोशिकाएं होती हैं समव्यासी होती हैं, गोल होती हैं, बहुभुजी होती हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत पतली होती है। इन कोशिकाओं के मध्य में अंतरा कोशिकीय जगह पाए जाते हैं। इंटर सेलुलर स्पेस है, देखो इंटर सेलुलर स्पेस पाए जाते हैं इन कोशिकाओं के मध्य में, क्योंकि इनकी जो भित्तियाँ होती हैं वो पतली होती हैं। इनमें कोशाद्रव्य अधिक होते हैं और इनमें रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं पौधे के उन भागों में मिलेंगी जहाँ पौधे का नाजुक भाग होता है। देखो, इन ऊतकों की विशेषताएं होती हैं। ये जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, जो गोल बहुभुजी कोशिकाओं का समूह है,
इनकी भित्तियाँ पतली होती हैं। देखो ये जो मृदुतक उत्तक होते हैं, जो पैरेन्काइमा होते हैं, कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? देखो क्लोरोप्लास्ट, जब पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो जाता है तब इनका स्पेशल नाम होता है, उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। तब उन उत्तकों को कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। और तब ये पैरेन्काइमा क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं, फोटोसिंथेसिस में भाग लेती हैं। तो ये भोजन संचय के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण का भी, फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करती हैं। देखो कभी कभी इन कोशिकाओं में एक विशेषता आ जाती है, जलीय पौधों की पैरेन्काइमा कोशिकाओं में ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये बहुत बड़े हो जाते हैं। ये इंटरसेलुलर स्पेस बहुत बड़े हो जाते हैं तो कोशिकाओं के मध्य में वायु गुहिकाएं बन जाती हैं। तो वायु गुहिकाओं में एयर भर जाता है तो ये जलीय पौधों में मिलेगा, जिसके कारण जलीय पौधों के विभिन्न भाग स्पंजी हो जाते हैं वायु की उपस्थिति के कारण। तब इन पैरेन्काइमा कोशिकाओं को स्पेशल नाम दिया जाता है। जब इन कोशिकाओं के अंतराकोश की जगह बड़े हो गए और उनमें वायु भर गया और जिसके कारण ये स्पंजी बन जाती हैं तो पौधों के लिए जल में तैरने के लिए सहायक होती हैं, तब इनका नाम होता है एरेन्काइमा। ठीक है ना? तो ये जो पैरेन्काइमा है अपने कार्य के अनुसार जब ये भोजन संचय का कार्य करती है तो इससे पैरेन्काइमा जब इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न होकर फोटोसिंथेसिस करता है तो क्लोरेन्काइमा, और जब इनकी कोशिकाओं के मध्य में पाई जाने वाली जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये बड़ी हो जाती हैं, तब इन्हें वायु गुहिकाएं कहते हैं और इनमें एयर भर जाती है और ये उत्तक पौधे के विभिन्न भागों के प्लवन में सहायक, तैरने में सहायक होती हैं, जो जलीय पौधों की विशेषताएं होती हैं। तो ये निम्न दो प्रकार की हुई। तो ये जो पैरेन्काइमा हो उनके मुख्य 3 काम हो गए। पहला हो गया कि ये पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जो पौधे के भाग बहुत नाजुक होते हैं। ये पैरेन्काइमा ये जो पैरेन्काइमा है वो भोजन संचय का काम करता है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है और वायु गुहिकाओं की उपस्थिति में प्लवन का कार्य करता है। तो इसके मुख्य 3 कार्य हो गए। ठीक है बेटा? इसके अलावा ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसका दूसरा भाग है कोलेनकाइमा, स्थूल कोण उत्तक कोलेनकाइमा। देखो ये जो कोलेनकाइमा है इनकी विशेषता होती है कि इनकी कोशिकाएं देखो बहुभुजी होती हैं, गोल होती हैं, लेकिन इनकी जो भित्तियाँ होती हैं वो अत्यधिक मोटी होती हैं। इनकी भित्तियों में सेलुलोज और इनकी भित्तियों के कोनों पर सेलुलोज और पैक्टिन का जमा हो जाता है। किसका जमा हो जाता है? सेलुलोज और पैक्टिन का जमा हो जाता है, जिसके कारण इन उत्तकों की कोशिकाओं के मध्य में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते और ये पौधों के उन भागों में पाई जाती, थोड़ी दृढ़ हो जाती हैं ये, और पौधों के उन भागों में पाई जाती हैं जहाँ दृढ़ता की ज़रूरत हो, यांत्रिक शक्ति की ज़रूरत हो। तो ये जो कोलेनकाइमा है वो पौधों के उन भागों में पाई जाती है जहाँ यांत्रिक शक्ति की ज़रूरत हो, क्योंकि इनकी भित्तियों में पैक्टिन और सेलुलोज का जमाव होने के कारण ये कोशिकाएं बहुत मोटी हो जाती हैं, इनकी भित्तियाँ बहुत मोटी हो जाती हैं और ये दृढ़ता प्रदान करती हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, लचीलापन प्रदान करती हैं। तो ये कोलेन, और कभी कभी इनमें क्लोरोप्लास्ट उत्पन्न हो जाता है तो ये फोटोसिंथेसिस का कार्य भी करती हैं। तो ये कोलेनकाइमा हो गई। जो तीसरी सेल है सिंपल परमानेंट टिश्यू का वो स्क्लेरेन्काइमा।
देखो जो स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाएं होती हैं उनकी विशेषता होती है, ये डायग्राम बनाया गया है। ये जो स्क्लेरेंकाइमा होती हैं, देखो इनकी भित्तियाँ अत्यधिक मोटी होती हैं। इनकी जो भित्तियाँ होती हैं, इनकी भित्तियों में लिग्निन का जमा हो जाता है, पैक्टिन और लिग्निन का जमा हो जाता है, और इनकी भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं तो इनकी जो गुहा होती है, ल्यूमेन होती है, वो बहुत छोटी हो जाती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं वो निर्जीव हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? निर्जीव हो जाती हैं। इनमें साइटोप्लाज्म कम हो जाता है। तो ये निर्जीव कोशिकाएं होती हैं, ये निम्न दो प्रकार की होती हैं। देखो, एक होती है स्क्लेरेंकाइमा फाइबर और दूसरी होती है स्क्लेरेंकाइमा सेल। ये जो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर होती है, ये देखो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर की विशेषताएं होती हैं कि इनकी जो भित्तियाँ होती हैं, पहले तो इनकी संरचना होती है कि ये लंबी होती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इनकी भित्तियाँ लिग्निफाइड होती हैं, बहुत ज़्यादा लिग्निन के जमाव के कारण ये बहुत मोटी हो जाती हैं, जिससे इसकी ल्यूमेन बहुत पतली हो जाती है और ये दृढ़ता प्रदान करती हैं। जहाँ बहुत ही ज़्यादा यांत्रिक शक्ति और दृढ़ता की ज़रूरत होती है, वहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा फाइबर पाई जाती है। जैसे रस्सी वगैरह की जो रेशे होते हैं वो स्क्लेरेंकाइमा फाइबर के बने होते हैं। उसी तरह इनमें जो स्क्लेरेंकाइमा का दूसरा टाइप है वो स्टोन सेल। जैसे बीजों की जो कवर होती है बहुत हार्ड होती है, जैसे बादाम वगैरह की जो कवर होती है बहुत हार्ड होती है, नारियल की कवर बहुत हार्ड होती है, वो बनी होती है स्टोन सेल की, क्योंकि इनकी भित्तियों में अत्यधिक लिग्निन और पैक्टिन के जमाव के कारण ये अत्यधिक दृढ़ हो जाती हैं। और बीजों के कवर को, कुछ फलों के छिलकों को जो बहुत हार्ड होते हैं, उनको ये दृढ़ता प्रदान करती है। तो ये जो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू है, ये मुख्य रूप से पौधे के विभिन्न भागों में दृढ़ता प्रदान करती है। ठीक है बच्चों, तो ये तुम्हारा हुआ सिंपल परमानेंट टिश्यू के विभिन्न प्रकार। अब वो जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों।